यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है कि 6400 रुपये हैं वो 1 साल 6 महीने में, ठीक है, 5% चक्रवृद्धि ब्याज की रेट से। अब देखो ये जो 5% बोला है, ठीक है ना, यहाँ पे यहाँ पे इसने केवल 5% बोला, तो इसको 5% को कुछ भी मेंशन नहीं करता, तो ये पर एनम है, ईयरली है। 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन ज्ञात करना है, जिसमें जो ब्याज है उसकी गणना अर्धवार्षिक हो, यानी कंपाउंडिंग है वो हाफ ईयरली है। तो जो इफेक्टिव रेट होगी वो देखें, 2.5 हो जाएगा, रेट हाफ हो जाएगी, और जो टाइम पीरियड है वो 3 हो जाएंगे, तो 2.5%। 2.5% का मतलब क्या है, 1/40%। रेसिप्रोकल वैल्यूज में देखें तो ये हो जाएगा 1/40। 1/40 में यहाँ से आप देखोगे कि ये 2.5% इंटरेस्ट मिला है, ब्याज मिला है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 40 रुपए पर 1 रुपए का आपको इंटरेस्ट मिला है। यहाँ पे हम मिश्र धन फाइंड करना चाह रहे हैं, अमाउंट फाइंड करना चाह रहे हैं, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका कैलकुलेशन बनेगी वो अमाउंट के लिए बनेगी 6400, 41 इंटू 41 इंटू 41 3 टाइम्स है, और ये 40, ठीक है। इसको सोल्व करना है। अब यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह से एस्पेक्ट अपन देखेंगे, और यहाँ हर एक क्वेश्चन पे आपको इन चीजों पे वर्क भी करना है। देखो समझना, यहाँ देखो ये 64 है, ठीक है ना, तो ये क्या है, 4 4 और 4 और 4, ये भी क्या है, 64 का क्यूब ही है, तो ये हट जाएगा, एक जीरो बच रहा है, तो ये कैंसिल होगा। इसका मतलब 41 का स्क्वायर, ये क्यूब देखना है, 41 का क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा, एक डेसिमल लग जाएगा इस जीरो के लिए, ये बनेगा। अब देखो इसमें एक दूसरी चीज और देख सकते हैं, लास्ट डिजिट देख लें 41 के स्क्वायर के लिए, जो लास्ट डिजिट है वो 1 1 और 1, ये बन जाएगा, ठीक है ना, ये तो बन रहा है, तो जो लास्ट डिजिट है वो 1 आनी चाहिए, ये आंसर है आपका। एक चीज। दूसरा, अब जैसे इस केस में 41 का क्यूब आ गया, तो हम कोशिश ये करेंगे 41 के क्यूब को ध्यान में रखें। यहाँ पे हमने देखा है, तभी तो इस क्वेश्चन पे हमने जो 10-15 मिनट का इन्वेस्ट किया है उसका कोई मतलब निकलेगा। इस 41 के क्यूब को कैसे याद रखते हैं, कैसे रिलेट करते हैं, वो अभी देखते हैं अपन, समझना। बाकी अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते हैं। लास्ट डिजिट मिल गया, ये 1 रहेगा। अब देखो हमने ये आंसर देख लिया, अब इसमें 41 का क्यूब है, तो रिलेट करना है, चीजों को रटना नहीं है, रिलेट कर दो आप, 2-3 एस्पेक्ट देख लो, फिर छोड़ के आगे निकल जाओ। एक देखो इसमें 41 का स्क्वायर कितना होता है, 1681, 1681 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो एक बार, यदि एक 1 लगा दिया जाए तो 1600, और इन दोनों को हटा दिया जाए तो 1681 बन गए, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा कि दो दो तीन तीन चीजें आप इंटरलिंक करोगे, तो माइंड में उन चीजों के लिए कनेक्शन बन जाएगा, ठीक है ना, आपस में कनेक्टेड हो जाएंगी चीजें। अदरवाइज जैसे कि एक लिस्ट बना ली स्क्वायर्स की, क्यूब्स की, और उसको रटे जा रहे हो, वो वर्थलेस है। एक चीज देखा हमने। दूसरा देखो, यहाँ पे 21 दिख रहा है, ठीक है ना, तो क्यों ना हम इसको 21 के क्यूब से भी रिलेट करके देखें। 21 का क्यूब हम देख के गए थे, क्या था, 9261 था, ये था 9261। देखो यहाँ भी वही डिजिट्स हैं, 9261, ये चारों डिजिट आ रही हैं। और इसको कैसे इंटरलिंक किया हमने, देखो 6 को सबसे पहले रख लिया, ये 6 उठा लिया, सबसे पहले आ गया, फिर 6 और 2 8 हो गया, ठीक है, फिर ये 9 आ गया, और फिर ये 21 आ गया, ये बन गया। समझ रहे हो। तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको कि आप थोड़ा सा टाइम दो, आपस में चीजों को इंटरलिंक करो, ताकि जब कभी दोबारा इस पैटर्न पे क्वेश्चंस आए, डायरेक्ट क्वेश्चंस आए, तब हम बहुत इफेक्टिवली आंसर कर पाए, आपके माइंड में अपने आप चीजें चल जाएंगी। एक तो ये तरीका हुआ, ये चीज समझ में आ गई पूरी, ठीक है ना। तो ये दूसरा, अब इसमें डिजिट सम भी लगा के देख लेना, डिजिट सम लगा सकते हैं, इसका डिजिट सम तो 1 है, ठीक है ना, तो 5, 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब, ये देखो 5 है, 5 का स्क्वायर 25, और 25 5 5 में लेके चल रहा हूँ मैं इनको,
ठीक है ना। तो ये 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, तो डिजिट सम कितना हो गया 8, ठीक है ना, 8 हो गया डिजिट सम, तो 4 इसको कैंसिल कर देगा, ये हो गया 2, ठीक है, 2 इसको 4 और 4 हैं, तो 2 इसको कैंसिल कर देता है, चलो ये हो गया, ठीक है, तो 4 गुणा 2 8 हो गया, ठीक है, तो 8 से डिवाइड करो चाहे 8 से मल्टीप्लाई करो, जो एक ही बात है दोनों की। इसका मतलब जो हमारा आंसर है उसका डिजिट सम 8 होना चाहिए, 8। देखो क्या इसका डिजिट सम 8 है, यहाँ से देखो एक बार, 9 कैंसिल हो गया, ये 8 और एक ये कैंसिल हो गया, 9 बन के 6 और 2 8, ये रहा डिजिट सम 8, ठीक है। बाकी का भी देख लो, इसका 8 हो नहीं सकता क्योंकि ये 9 बनना चाहिए था, 7 2 9 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, ये रहा, ये डिजिट सम भी मैच हो गया। ऐसे अलग अलग चीजें आप करते रहोगे हर इक्वेशन में। हमने क्या देखा, 41 का क्यूब देखा, एक चीज हमने लास्ट 41 का क्यूब भी पूरा फाइंड नहीं किया। यदि हम देखो इन चीजों से फर्क पड़ेगा, एक दिन में चीजें इंप्रूव नहीं हो सकती। 41 का क्यूब हमें नहीं पता था, तो हमने लास्ट डिजिट देखा 1 दिख गया, हो सकता है किसी क्वेश्चन में लास्ट डिजिट 2 आ जाए 1, ठीक है ना, डिजिट सम लगा देंगे। या फिर हमने 41 के क्यूब को भी समझा और उसको आपस में रिलेट किया, तो यदि मान लो सपोज यहाँ पे ये 1 होता सपोज, या और कोई डिजिट होती, तो अब हम समझ जाते कि ये 41 का क्यूब नहीं हो सकता। समझ रहे हो ना पॉइंट, ये 41 का क्यूब है क्योंकि हमने यहाँ पे 41 का स्क्वायर देखा, 1681 भी आ रहा था, 21 का क्यूब भी देखा, 9261 भी यहाँ पे मौजूद है, बस इतना इतना सफिशियंट है। फिर अब हम इसको अप्रोक्सीमेशन पे भी ले जा सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन देखो एक बार, 5% है, इसका मतलब ये बोल रहा है कि एक साल के लिए 5% है और आपको 6 महीने के 3 पीरियड लेने, ये लेने 6 मंथ के 3 पीरियड्स। तो यहाँ पे जो इफेक्टिव रेट है वो चेक कर लेते हैं एक बार, ये 2.5 हो जाएगी परसेंटेज में, ये 2.5 और ये 2.5, तीन 2.5 है और इनकी कंपाउंडिंग करनी है। सपोज हम कंपाउंडिंग करते नहीं, हम सिंपल इंटरेस्ट पे देख लेते हैं, तो टोटल कितना होना चाहिए 7.5%, ठीक है ना, 6400 रुपए दिए, उसका 7.5% हम इंक्रीज करते हैं, उससे थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, 6400 रुपए दिए, क्या ये 6005 हो सकता है, क्या ये 430 हो सकता है, 430 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये देखो अमाउंट की बात कर रहे हैं, अमाउंट फाइंड करना है, तो ये दो ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन ये 6400 और ये 6500 यानी 130 रुपए ही है, ठीक है, तो ये तो लगभग 2%, यहां से इसका देखो 1% कितना है 64, तो ये तो 2% के आसपास हुआ, क्लियर है, तो ये भी आंसर नहीं, यही आंसर है ये। अब देख लो आप कितना बन रहा है इसका, 8% देख लें, ठीक है, 8% देख रहा हूं मैं, तो 8 का स्क्वायर है और 8% यानी 8 का क्यूब, 8 का क्यूब मतलब 2 की पावर 9, 512, इसका मतलब इसमें 512 और ऐड करना है, तो ये 6912 हो जाएगा और इससे कम रहेगा, क्यों, क्योंकि 8 तक पहुंचेगा नहीं इसका कंपाउंडिंग, तो 512 के आसपास आपको ब्याज मिलेगा, उससे कम मिलेगा, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे कितना मिल रहा है 492, 492 ब्याज मिल रहा है, तो अब ये आप अप्रोक्सीमेशन पे भी जा सकते हो। जब आपकी इन चीज़ों पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, कॉन्सेप्ट के लेवल पे बहुत आगे निकल जाओगे, तब कैलकुलेशन नहीं करनी, ठीक है ना, अभी अलग अलग एस्पेक्ट देखने हैं और एक परसेंटेज पे आपको बहुत अच्छे से वर्क करना है, परसेंटेज आपको दिखनी चाहिए बहुत फास्ट। आगे चलें, चलो नेक्स्ट देखो, ये बोलता है कि आपके पास कोई पैसा है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज है और अर्धवार्षिक ब्याज पे दिया जाता है, तो किस दर पे दिया जाए कि समान धनराशि प्राप्त होती है, ब्याज की गणना वार्षिक हो। ये इस चीज को समझते हैं, ठीक है ना, ये बोल रहा है कि आपके पास है ये 10% रेट लगा रहे हो आप, 10% रेट, यदि सिंपली 10% रेट बोलता है तो इसका मतलब है कि वो पर एनम है, वार्षिक दर दी हुई है, लेकिन वो बोलता है इसकी कंपाउंडिंग आपने हाफ ईयरली की है, तो इसकी कंपाउंडिंग यदि हाफ ईयरली करेंगे तो 5 और इसका इफेक्टिव 10.25% हो जाएगा, ये इफेक्टिव रेट ही आ जाएगी। अब ये वैल्यूज याद हो जानी चाहिए, इतनी बार अप्लाई कर देंगे, इतनी बार अप्लाई कर देंगे कि याद हो जाएंगे। फिर ये बोलता है कि आपको एक साल में देखना है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एक साल की होनी चाहिए और इसके बराबर ब्याज मिल जाए,
यही बोल रहे हैं। तो वो इफेक्टिव रेट कितनी है 10.25। यदि अपन ऐसा करते, अपन सीधा ये बोलते कि मैं 10.25% पर एनम का इंटरेस्ट लगाऊंगा, तब हमें वही पैसा मिलता जब हम ये बोलें कि 10% रेट लगाऊंगा लेकिन कंपाउंडिंग हाफ ईयरली करूंगा। समझ रहे हो एक ही बात है। फिर ये क्यों बोलते हैं लोग, क्यों? क्योंकि कम दिखता है। ये देखो 10% ही दिख रहा है, 10%, ठीक है ना। ये क्लियर हुआ। तो ये 10.25 ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, कई बार आ जाते हैं, बिल्कुल कई बार आए हुए हैं। आगे देखते हैं। यस, ये बोलता है 16,000 का आपके पास मनी है, 9 मंथ्स के लिए आपने 20% के रेट से चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, तो ब्याज की गणना त्रैमासिक है यानी क्वार्टरली है, जो कंपाउंडिंग है वो क्वार्टरली कर रहे हो आप। तो चेक करें अब इसको, चलो देखते हैं। यहाँ पे जो 20% है, ठीक है, इसको चलो समझते हैं। सबसे पहले तो क्वार्टरली है, क्वार्टर का मतलब एक साल में 4 क्वार्टर्स हो जाएंगे, थ्री मंथ के, ठीक है ना, 4 क्वार्टर्स हैं। तो 20% है यहाँ पे, एक साल में होता तो 20% होता, लेकिन 4 क्वार्टर्स हैं तो ये बन जाएगा। क्लियर हुआ। ये 5-5% है। अब इनकी जो इफेक्टिव रेट है वो क्या हो जाएगी, ये पूरे 4 साल के लिए 5% की 4 की इफेक्टिव रेट अपन फाइंड कर चुके हैं, बोलो कितना हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 4 नहीं करना हमें, तो 9 मंथ्स के लिए करना है, ठीक है ना। तो 3 वाली वैल्यू है इफेक्टिव रेट, वो फाइंड करनी है। तो वो कितनी हो जाएगी 15.7625%, ये होएगा, ठीक है। और ये 16,000 का फाइंड करना है इंटू 16। ये सिंपली, ये बाकी जीरो वो 100 वो कैंसिल हो जाएंगे। एक तो केस बनता है कि आप सिंपली इसको इवेलुएट कर दो, ठीक है ना, सिंपली इसको सोल्व कर दो, एक चीज। दूसरा देखते हैं। फिर ये बोलता है कि 9 मंथ्स की, अब इसको चलो बनाते हैं, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, केवल ब्याज पूछता है तो हम अमाउंट बनाते हैं, चलो अमाउंट, और ये 16,000 है, ठीक है ना, और 5% का है, तो 100 प्लस R/4, R/4 लिख रहा हूँ यहाँ पे, चाहे तो आप डायरेक्ट लिख दो 105/100, या 21/20 भी लिख दें, क्यूब कर देंगे 21/20, और ये हो जाएगा क्यूब, ये वैल्यू। फिर जो अमाउंट आएगा उसमें से अपन 16,000 कम कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलो एक बार इसको भी सोल्व करके देख लेते हैं। 21 का क्यूब कितना है 9261, ठीक है ना, और ये 8,000 है, 8,000। अब इधर आ रहे हैं अपन अमाउंट के लिए, तो ये डबल हो रहा है 16,000 के लिए, डबल हो गया, तो इसका भी डबल कर देते हैं। इसका डबल कितना हो जाएगा, 9 का डबल 18, और 261 है, इसका डबल 522, 522। तो अमाउंट देखना है तो 16,000 प्रिंसिपल था, अमाउंट 18,522 है, केवल इंटरेस्ट पूछा है तो 16,000 घटा दें 25/22, ये आ जाएगा। ये भी कर सकते थे, समझ रहे हो। इसलिए दोनों तरह से आपको चीजें याद होनी चाहिए। 21 का स्क्वायर बोले तो ये याद होना चाहिए, और ये वैल्यू कहीं दिख जाए 9261 तो 21 का स्क्वायर याद आ जाना चाहिए, ठीक है ना। ये पॉइंट समझ में आ गया, सोल्व कर सकते थे। दूसरा यहाँ पे एक चीज देखो, अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं क्या, 25/20, 25/22, 25/24, 25/18। इस केस में अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाएंगे, ये हर एक एस्पेक्ट पे काम करोगे। अब आप क्या इसमें लास्ट डिजिट लगा सकते हैं, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट का मतलब है लास्ट डिजिट या नॉन जीरो लास्ट डिजिट। देखो इसमें लास्ट डिजिट 2 है, इसमें 8 है, 4 है, लेकिन नॉन जीरो लास्ट डिजिट यहाँ 2 आ रही है, तो 2 में 2 है, तो इसको भी अपन अवॉइड करते हैं। डिजिट सम देखें, डिजिट सम लगा के देख लेते हैं। चलो डिजिट सम बहुत आसान था इसमें, कैसे, 21 है, ये 3 हो गया, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब यानी 3 का स्क्वायर 9 आ जाते हैं, तो ये उधर जाए चाहे कुछ भी रहे, जो डिजिट सम में वो 9 आएगा अमाउंट का, अमाउंट का डिजिट सम 9 है।
लेकिन हमें तो केवल कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे, तो अमाउंट का डिजिट सम 9, ठीक है, और अमाउंट में से ये 7 घटा देंगे, इसका मतलब जो आंसर आएगा उसका डिजिट सम 2 आना चाहिए। 7 तो इसका है, अमाउंट अभी हमने फाइंड किया था 18,522 था, ठीक है, इसका डिजिट सम 9 आना चाहिए। यहां से चेक कर लो, 9 आ रहा है, ये कैंसिल हो गया, 5 और 4 9, ये भी कैंसिल हो गया, 9 आ रहा है, तो जो आंसर उसका डिजिट सम 2 होना चाहिए। 5 और 4 9 हटा दो, ये 5 और 4 9 4 आ रहा है, इसमें 7 आ रहा है, और इसका देखो ये हट जाएगा, 5 और 4 9 2 आ रहा है, ये ठीक है ना। अब आप शायद समझ पा रहे होंगे कि हम कितना फास्ट कर सकते हैं, समझ रहे हो। आपको जो मैं चाह रहा हूं ना, जो आपकी विजुअलाइजेशन है, जो थॉट प्रोसेस है, वो इस लेवल पे आ जानी चाहिए कि जैसे आपने इसको देखा, इस क्वेश्चन को देखा, तो आपको क्या क्या चीजें समझ में आ जानी चाहिए थी, ठीक है। पहला कि 5% है, ठीक है, 4 के हिसाब से, तो 21/20, 21 का क्यूब हो फिर उसका डबल कर रहे हैं, वो निकल जाएगा। या डिजिट सम पे आते हैं अपन, डिजिट सम दिख रहा है कि देखो सब में 2 2 का डिफरेंस है, देखो ना, 18 20 22 और 24 सब में 2 2 का डिफरेंस है, इसका मतलब डिजिट सम सेम नहीं है, सेम नहीं हो सकता ना, सब में 2 2 का डिफरेंस है, तो क्लियर। तो अब हम इस पे डिजिट सम देख लेते हैं, ये 21 बन रहा है, ठीक है ना, 21 बन रहा है, तो 21 का स्क्वायर यानी 3, तो जो हमारा अमाउंट उसका डिजिट सम 9 है, प्रिंसिपल का घटा देंगे 7, इसका मतलब आंसर का डिजिट सम 2, ये ठीक है। ये अब इन पे वर्क करते रहोगे आप, और यहां तो डिजिट सम बहुत इफेक्टिव है, ठीक है। पूरी मैथ्स में जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं, उन कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन देखते चलेंगे। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि जो नंबर है वो 16 से डिविजिबल होगा, ठीक है। बता सकते हो 16 से डिविजिबिलिटी की? नहीं। कब बता सकते हैं? जब वो अमाउंट की बात करें, ठीक है ना, जो अमाउंट आएगा वो 16 से डिविजिबल होगा। बोलो हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? इन चीजों पे वर्क करोगे आप, देखो, क्योंकि जो 20 है ना, ये 16,000 इधर जाएगा, ये होगा, तो ये जो 20 है, ये 2 3 बार है, ये इसको कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। तो जो डिविजिबिलिटी है वो इस 21 के अकॉर्डिंग होगी, 7 की, 7 के लिए डिविजिबिलिटी देखनी है, ठीक है। देख लो यहाँ पे, ये 25 20, 2100 प्लस है 420, 25 20 डिविजिबल है। अब समझ रहे हो, ये वैल्यू डिविजिबल है 7 से, लेकिन यहां तो हमारे अकॉर्डिंग ये वैल्यू डिविजिबल होनी चाहिए थी 7 से। इसमें क्या फ्लो आया, वो पॉइंट पॉइंट समझ में आया, ठीक है। बोलो क्या फ्लो रहा, क्या एरर कर दी मैंने डिविजिबिलिटी में, इस पॉइंट को समझना है, तभी तो आप इन चीजों को अप्लाई कर पाओगे। यहां ये बोल रहा है, देखो ध्यान से, ये चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है, और ये जो 7 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, ये किसके लिए आ रही है? अमाउंट के लिए, ये अमाउंट की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां डायरेक्ट डिविजिबिलिटी नहीं होगा। जब इन एस्पेक्ट पे वर्क करोगे, तब बहुत अलग अलग नई चीजें मिलने लग जाएंगी, और जो पूरा सोल्व करना है वो तो अपन कर ही रहे हैं, ठीक है ना। अब समझ में आ गया होगा कि आपको जो मटेरियल मैं दे रहा हूँ वो पूरा सोल्व करने में बहुत टाइम चाहिए। जो पीडीएफ में दे रहा हूँ ना, 200 250 300 क्वेश्चन से, उनको सोल्व करने के लिए बहुत बड़ा टाइम चाहिए आपको, क्योंकि ये आंसर मैच कर दिया और आगे बढ़ गए, वो इंप्रूवमेंट नहीं है। ऐसे तो आप पूरी जिंदगी सोल्व करते रहो। इम्प्रूवमेंट क्या है? इम्प्रूवमेंट है इस क्वेश्चन को मैं कितने अलग अलग नजरिए से देख पाया था, वो इम्प्रूवमेंट है, समझ लो। उसके बाद आप रियलाइज करोगे, सच बता रहा हूँ, जो मैं मटेरियल दे रहा हूँ, जो मैं क्लासेज करवा रहा हूँ, उसको जब आप बार बार रिवाइज कर लोगे, अलग अलग एस्पेक्ट पे देख लोगे, आप, मैं इस बात के लिए श्योर करता हूँ, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप 5 7 सेकंड में ना कर दो, समझ रहे हो। प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, 5 7 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगना, लेकिन जो जैसे मैं चाहता हूँ उस लेवल पे आ जाना है। आओ, ये पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट और समझाता हूं मैं, ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझोगे। ये एक नया विजन और देता हूं, इनको कैसे अप्लाई करते हैं। देखो, जो हमने एक फ्लो चार्ट बनाया था, उस फ्लो चार्ट को सिंबलाइज करते हैं इस बार। ये हमारा प्रिंसिपल था
फिर क्या बना, ये प्रिंसिपल आया और इस पर R% की रेट से कोई ब्याज आया, उसको मैं ए बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट आया, ये 1 ईयर हुआ। ठीक है ना, ध्यान से समझना। जो पहले बनाया था, मैं हमेशा ये मान के चलता हूँ कि जो मैं क्लासेस करवा चुका हूँ, चाहे आपने एक बार देखी हो, चाहे आपको 20 बार देखनी पड़े, आपको सारी चीजें याद है। ठीक है ना, वो सारी चीजें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। अब दूसरे साल की बात करते हैं। चलो, दूसरे साल क्या हुआ, दूसरे साल ये हुआ कि ये जो पी था, ये प्रिंसिपल ये बन के आया और इस पर R% की रेट से ब्याज मिला, तो ये ए आएगा, क्योंकि पी पे R% से ए मिला था, तो इस पी पे भी R% से ए मिलेगा। फिर ये ए बन के आ गया खुद मूलधन, और इस पर R% की रेट से बी ब्याज मिल गया आपको। ये हो गया 2 ईयर्स के लिए, 2 साल, 2 साल का हो गया। तीसरे साल की यदि अपन बात करें, तो तीसरे साल क्या होगा वो देखो, ये पी है, ये प्रिंसिपल बन के आएगा, इस पर R% की रेट से ब्याज मिलेगा, वो ए होगा, क्योंकि पी पर जो भी R% होगा, वो जो वैल्यू आएगी उसको अपन ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर ये ए आ जाएगा मूलधन, इस पर R% की रेट से बी आएगा, यहाँ इस ए का मूलधन आ जाएगा, इस पर R% की रेट से जो ब्याज आएगा वो बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए का R% बी है, फिर ये बी खुद आ जाएगा। ठीक है, और इस बी का R%, ठीक है, इसको सी नाम दे देते हैं, ये 3rd ईयर के लिए हो जाएगा, ये 3rd ईयर। ठीक है ना, ये ऐसा क्यों किया है इसको अभी समझ लेंगे। क्योंकि जब अपन हर बार R² / 100, R³ / 10,000 उस फॉर्म में लेके चलते हैं, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। अब बहुत इजी लगेगा आपको, जब जो अभी क्वेश्चंस अपन कर रहे हैं उनमें अप्लाई करेंगे इसको। ये पॉइंट समझ में आया? तो अब देखो, यहाँ जो पहला पार्ट था टाइम 0 पे, तो हमारे पास एक ही एलिमेंट था, मूलधन, ब्याज नहीं था। जब 1 साल हुआ तो हमारे पास ब्याज का एक एलिमेंट आया है, एक ब्याज है हमारे पास। जब 2 साल हुए, ठीक है ना, 2 साल तक, 2 साल तक, तो हमारे पास 3 एलिमेंट आए हैं ब्याज के। ठीक है ना, 3 एलिमेंट ब्याज के हैं, ये डबल ए और बी, ये है। और वैसे टोटल एलिमेंट 4 हैं, यदि अपन अमाउंट की बात करें तो। क्लियर हुआ? यदि हम 3 साल की बात करें तो हमारे पास टोटल 8 वैल्यूज हैं। ठीक है ना, 8 एलिमेंट्स हैं अपने पास, तो जिनमें से एक एलिमेंट तो हमेशा मूलधन रहेगा, जो इनिशियल मूलधन था, जो हमारे पास पैसा था वो रहेगा। बाकी जो वैल्यूज हैं, यानी 7 वैल्यूज हैं हमारे पास। ठीक है ना, 7 वैल्यूज हैं। तो ये जो 7 वैल्यूज हैं, इनमें कैसे कैसे वैल्यूज, 3 तो ए हैं, 3 ए हैं। इन 3 ए का मतलब क्या है कि यहाँ जो मूलधन था उस पे जो ब्याज मिला है R% की दर से, वो 3 बी है। देखो, 1 बी, 3 बी है हमारे पास। इन 3 बी का मतलब क्या है कि जो पहला ब्याज मिला है, पहला ब्याज मिला है, उस ब्याज पे ब्याज उसी रेट से, वो बी। और फिर तीसरी एक वैल्यू सी है, 7 वैल्यूज हैं, 3 ए, 3 बी और 1 सी। सी क्या है, जो दोबारा ब्याज मिला है उस पे उसी रेट से ब्याज, ये बना। ये पॉइंट क्लियर हो गया? अब समझते हैं। अब इसको आप याद भी रखोगे कि पहले साल में 1 ए था, दूसरे साल में 2 ए और 1 बी, तीसरे साल में केवल ब्याज की बात करें 3 ए, 3 बी और 1 सी। ठीक है, आओ, ये बोलता है 16,000 रुपए हैं। ठीक है, और रेट क्या लगा रहा है ये, यहां से देखो। ठीक है, 9 मंथ के लिए क्वार्टरली है, ये टोटल तो 20% है, तो क्वार्टरली क्या हो जाएगा, 5%। ये 5% हो गया ना, 5%, तो 5% लगा दो। इसका 5% 800 रुपए, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ए को। फिर इसका 5% कितना हो जाएगा, 40, 40 हो जाएगा ना। ठीक है, ये बी को रिप्रेजेंट करता है, और इसका 5% रेट तो सेम रहेगी 2, ये सी को रिप्रेजेंट करता है। ये पॉइंट समझ में आया? जब हमारे पास ये वैल्यू बड़ी है और इजीली परसेंटेज कैलकुलेशन देने वाली है, तो अब हम ये भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो, 3 ए थे, मतलब 2400 रुपए, 3 थे ना ए। तीसरे साल का जो ब्याज है उसकी बात करें 3 साल तक के लिए, तो 2400 रुपए तो ये आए,
फिर 3 ही बी थे तो 120 रुपए ये आए, और एक सी था तो 2 रुपए यू। 2400, 120, 2520 और 2 2522। ठीक है, ये तो है देखो 2522। अब क्या समझ में आया? यहां से ये समझ में आया कि जब हमारे पास ये जो वैल्यू है, जो मूलधन है, यदि हम उस पे इजीली परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं तो ये मेथड भी इफेक्टिव है, बिल्कुल कर सकते हैं अपन। ये पॉइंट समझ में आ गया? अब इनको अपन रिलेट करेंगे आगे चल के। ये अभी जो ए वाला पार्ट है इनको आप समझ लोगे, ध्यान रखोगे। लेकिन यदि यही वैल्यू ऐसे होती 789, यदि ये वैल्यू ऐसे होती, ठीक है, तब क्या आप इतना फास्ट ये कैलकुलेट कर सकते थे? नहीं। तब क्या कर सकते थे? तब हम यहाँ पे डिजिट सम, लास्ट डिजिट, वो चीज अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी तक क्या हो रहा है, जो एसएससी में क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें ज्यादातर में ये वैल्यूज ये रखी है उसने, लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा वैसे वैसे वो कैलकुलेशन टफ करता चलेगा। अब क्या होता है, लड़का जो जिसने केवल एक क्वेश्चन सोल्व किया, समझ लो ना, सपोज ये एक क्वेश्चन था, उसने देखा कि इसका 16,000 पे उसने फटाफट कैलकुलेट कर दिया, आंसर कर दिया, और वो खुश हो रहा है कि यार मैंने इतने क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, लेकिन जो पेपर सेट करने वाला है उसको पता है वो कैसे टफ बनाता है। वो इसकी जगह इस बार ये दे देता है 789, ये दे देता है। अब जो केवल एक मेथड पे फोकस था, जिसने केवल एक ट्रिक रटी है, एक ही ट्रिक पे प्रैक्टिस की है, वो इसके 5% 5% 5% कैलकुलेट कर रहा होगा। या फिर क्या होगा, 41/40 41 इनको सोल्व कर रहा होगा, ये 21/20 इनको सोल्व कर रहा होगा, इससे मल्टीप्लाई कर रहा होगा। पॉइंट समझ में आया? लेकिन ऐसे जैसे ये कैलकुलेशन टफ होगी तब हम अपना लास्ट डिजिट, डिविजिबिलिटी, डिजिट सम, इन पे वर्क करना शुरू कर देंगे। अब समझ में आ रहा है कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? और इन क्वेश्चंस में मैं अभी से वो सारी चीजें इसलिए अप्लाई करने के लिए बोलता हूँ आपको कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तब आप वो चीज तभी अप्लाई कर पाओगे जब आप यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को अलग अलग तरह से सोल्व कर रहे हो। पॉइंट समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। और यही लर्निंग है, समझ लो ना। आप जितने ज्यादा तरीके से किसी कॉन्सेप्ट को देख सकते हो वही लर्निंग है, और यही मेरा रोल है। यदि मैं यहाँ पे एक बेसिक सा फॉर्मूला रटवा दूं, ये ठीक है ना, एक तरीका ले लिया उससे रटवाता चलूं, सोल्व करवाता चलूं क्वेश्चन से, तो वो मेरा पर्पज नहीं है। वो तो कोई बुक कर देगा यार, कोई भी पढ़ा देगा वो, समझ रहे हो ना। जो चीज मैं आप में डेवलप करना चाहता हूँ वो ये स्किल्स हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। यहाँ दोबारा देखोगे, यदि आप कॉन्सेप्ट के लेवल पे स्ट्रॉन्ग बन चुके हो तो आप इसको 2 सेकंड में सोल्व कर दोगे। अब ट्राई करना, ठीक है, 2 सेकंड मैक्स। ये पॉज करके एक बार सोच लो क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं, और जो क्वेश्चन अभी अपन कर रहे हैं उनमें उनसे जो स्किल्स डेवलप हो रही हैं उनको आप अप्लाई करोगे। चलो पहले इसको पूरा सोल्व करते हैं। ठीक है, मैं पूरा सोल्व करवा रहा हूँ। ब्याज त्रैमासिक देय है, वो रेट क्या होगी? ठीक है, 9 मंथ्स के लिए बात कर रहा है, तो हम अमाउंट ये बन रहा है 5529.6, और ये है 3200 रुपये। इसको डेसिमल को हटा दें तो ये 0 लग जाएगा, ठीक है ना, 96। और ये त्रैमासिक है, क्वार्टरली है, तो 9 मंथ की बात करें तो ये क्यू बन जाएगा, और यहाँ पे हम 1+r/4 जो रेट है, ठीक है ना, रेट फाइंड करनी है। ये चलो इसको 100 मान लो, चाहे ऐसे लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, ये हमें सोल्व करना है। ठीक है, क्या सोल्व करना है देखोगे ध्यान से, 55,296/32,000 और 1+r, इसको 4 को नीचे ले रहा हूँ, 400, ये ये सोल्व करना है। ठीक है, यही है। और यहाँ पे अब क्या देखो, जो इंटेलिजेंट है, जो स्मार्ट है, वो क्या अप्रोच लगाता है, कैसे कैसे इन चीजों को देख सकते हैं, वो चीज पूरा पॉइंट डिस्कस करते हैं अपन। यहाँ पे क्या होगा कि ये
ये जो पार्ट आपको दिख रहा है उसको देखना कैसे है वो समझना, ठीक है ना। देखो ये क्यूब दे रहा है, ठीक है ना, ये क्यूब दे रहा है, तो इस क्यूब का मतलब क्या है कि इधर भी कोई क्यूब होगा, पक्का क्यूब होगा, तभी तो ये कैंसिल आउट होगा। एक चीज, पहला आर्ग्यूमेंट। दूसरा, हमने देखा कि भाई इधर तो ये 32, ये तो चलो हमें नहीं पता कि बड़ी वैल्यू है, ठीक है ना, बड़ी वैल्यू है, ये क्यूब है या नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन 32,000 ये तो क्यूब नहीं आया था किसी का, नहीं आया था क्यूब। क्यों? क्योंकि 3 जीरो है तो ये 32 क्यूब होता, 32 किसी के लिए परफेक्ट क्यूब होता तब तो हम बता देते, लेकिन हमें पता है कि 32 क्यूब नहीं है, तो ये तो क्यूब नहीं है। एक चीज पॉइंट समझ में आ रहा है कि ये क्यूब है नहीं, लेकिन यहाँ पे क्यूब है, इसका मतलब क्यूब होना चाहिए। यदि ये क्यूब नहीं है तो ये वैल्यू क्या है, किसी क्यूब को मल्टीप्लाई किया होगा। ऐसा क्यूब याद करो 1 से लेके 30 तक ही, अभी हम 1 से 30 तक ही ध्यान रखना है, ठीक है ना, बाकी का कोई ज़्यादा रोल नहीं है। यदि कोई जैसे 40 बनाया तो उसको हम समझ लेंगे, और कोई वैल्यू आएगी तो उसको भी याद रख लेंगे, लेकिन 30 तक बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। 30 तक कोई ऐसी वैल्यू दिख रही है जिसको किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दें, क्यूब हो वो, और उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें 32,000 आ जाए, है ऐसी वैल्यू? बिल्कुल है। देखो 20 का क्यूब 8,000 है, और इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, 4 से मल्टीप्लाई करके बन रहा है ये। तो अब हमारे समझ में क्या है कि जो ऊपर वाली संख्या है ये भी 4 से मल्टीप्लाई होके बना है, ये नीचे वाली संख्या भी 4 से मल्टीप्लाई थी, इसको तो हमने देख लिया, ये तो 8,000 है, ठीक है ना, ये 8,000 है, तो इसको मैं डायरेक्ट 20 ही लिख रहा हूँ क्यूब, ये हटा देते हैं, ये समझ में आ गया, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होगा, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी, यहाँ पे आप वर्क करोगी, उतना आपकी स्टेप्स कम होती जाएंगी। हम सीधा स्टेप यही लिखेंगे, क्यूब लिखेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ 20 आएगा। अब इस वैल्यू को देखो, क्या कोई ऐसी वैल्यू दिख रही है आपको याद है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि आपको 1 से 30 तक वैल्यू याद होनी चाहिए, जिसको 4 से मल्टीप्लाई करें और ये वैल्यू आ जाए, ऐसी कोई वैल्यू है? चलो नहीं याद आ रही। 24 को 4 से गुणा करते हैं तो 96 आता है, तो क्या कोई ऐसी वैल्यू थी जिसके लास्ट में 24 आता हो? ये वो पार्ट है जो आपकी स्पीड इंक्रीज करेगा। यदि अब आप इसको क्यूब फाइंड करने बैठ गए हो तो आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि आप इंस्पेक्टर टॉप रैंक अचीव करने वाले हो, समझ रहे हो? तो अब याद करो, जब मैं बोलता हूँ कि चीजों को याद रख लेना है, ठीक है ना, याद रख लेना है, उस चीज का मतलब समझ में आ गया? यस, जिसको आप सही सिंपली बोलो रट लेते हैं अपन, ठीक है, वो रटना और जो मैं बता रहा हूं उन दोनों में एक डिफरेंस आ रहा है ना, ठीक है, वो डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। रटो मगर ध्यान से रटना है। आ जाओ, ठीक है, इसको देखें तो 4 से डिवाइड कर रहे हैं अपन इसको, 55296, 4 से डिवाइड कर दिया तो ये कितना हो गया 24, और ये इसको 4 से डिवाइड कर दें तो 100, 400 के लिए तो 100 हो गया, 152, 152 के लिए 25 और 13, 138, ठीक ठीक है, 138 24, ये किसका क्यूब है? ठीक है, किसका क्यूब है ये? 24 का क्यूब है, देखो 24 यहाँ आ रहा है, ठीक है, और क्या चाहिए यार, इतनी हिंट तो काफी होती है। 138 24, तो इसको अपन अब सीधा लिख दें 24/20, ठीक है, 24/20। अब आपको डायरेक्ट आंसर, अब यहीं पे इस सिंगल स्टेप पे आप फटाफट 2 सेकंड में आंसर बोल दो क्या रेट है, ठीक है। थॉट प्रोसेस देखना यहाँ पे क्या रेट, क्या थॉट प्रोसेस होगी। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, 20/20 प्लस 4/20, ऐसा लिख सकते हैं? बोलो, 24/20 है ना, ये दिमाग में चलना है, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूं, ये 20/20, इसको 1 लिख सकते हैं, इधर भी 1 है। अब डायरेक्ट कंपेयर करें तो ये दोनों पार्ट तो बराबर हो गए, तो इसको भी हटा दो ये, और ये सारा का सारा आपके माइंड में चलना है भाई, ये बता देता हूँ, ठीक है, ये वैल्यू आ गई है। 20 का 20 गुणा करने पर 400 आता, तो 4 का 20 गुणा होगा 80%। ये पूरा मेथड था जो आपको अप्लाई करना होता,
ये भी जरूरी है, सीखेंगे। और यहां पे भी हम फास्ट बनेंगे, समझ रहे हो। यदि कोई ये बोलता है कि पूरा सोल्व कर और मेरा मुकाबला कर, हम पूरा सोल्व करेंगे और हराएंगे उसको, वहां भी जीत हमारी है, समझ रहे हो। हर एक स्टेप पे जीतना है। अब आगे चलते हैं, इसमें और क्या कर सकते थे अपन, ठीक है। देखो, एक चीज और देखते हैं। यदि आप वास्तव में, अब ये आर्ग्यूमेंट है कि आपके पास कॉन्सेप्ट है या नहीं, ठीक है ना। क्या होता है कि हम अभी तक हम क्या समझते हैं, यदि मैंने क्वेश्चन सोल्व कर दिया तो मुझे कॉन्सेप्ट आते हैं, समझो। ऐसा नहीं है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठे हैं, आपके पास 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, 5 ऑप्शन दे रखे हैं, तो वहां कॉन्सेप्ट का मतलब बहुत डीपर कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। और ये अब जो मैं आर्ग्यूमेंट दूंगा, यदि वो आर्ग्यूमेंट आपको समझ में, आप वो अप्लाई कर पा रहे हो, तो आप ये मानना कि आपको कॉन्सेप्ट आता है, आप कॉन्सेप्ट के लेवल पे आ गए हो। अदरवाइज आपको अभी कॉन्सेप्ट नहीं आते, अभी तो आपने क्वेश्चन सोल्व करना सीखा है, कॉन्सेप्ट नहीं आते भाई, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट देखना, 3200 रुपए थे और 5229 रुपए हो गए, इसका मतलब लगभग कितने बढ़ गए, 2300। 2300 बढ़े 3200 पे, और 2300 क्यों, 2400 मान लेते हैं अपन तो। यदि 2400 बढ़ते 3200 पे तो 75% बढ़ जाता, लेकिन ये तो 2329 बने, ठीक है। तो 2-3% कम कर दें तो हम ये मान लें 72-73% बढ़ा है, ठीक है। 72-73% का इंक्रीज हुआ है, कितने टाइम में, 9 महीने में। यदि हमारे 1 साल पैसा रह जाता, 1 साल पैसा रहता, ठीक है, तो जो वैल्यू मिलती, 1 साल के लिए 20% मिलता, ठीक है। अब आर्गुमेंट समझना, 1 साल के लिए 20% मिलता और हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते, तो क्या वो 72% तक पहुंच जाता, नो। 32, नो, थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है भाई, थोड़ा सा तो ज्यादा बनता है, 2-3% का डिफरेंस आता है। अभी चेक करेंगे, 50 नहीं 80% है, यस 80%, ठीक है ना। ये डायरेक्ट आंसर था आपका। कैसे, अब वो लिंक भी करवा के बताता हूं, और फिर अपन सारी वैल्यूज को याद भी करेंगे, ठीक है। और इन पे अब आप डिजिट सम, लास्ट डिजिट अप्रोक्सीमेशन, ये सब आप करते रहना, ठीक है ना। और ये नहीं, जो भी मैंने पीडीएफ दिए हैं सोल्व करने के लिए, उन सब पे आप चीजें अप्लाई करोगे। कहीं कोई चीज अप्लाई होगी, कहीं कोई इफेक्टिवली अप्लाई होगी, कहीं किसी में टाइम लगेगा, लेकिन वो जरूरी है अभी। अब देखो, ये 20% है, ठीक है ना। ये वो जो 5 वाली वैल्यू थी ना, वो क्यों मैं बोल रहा था कि आपको याद होनी चाहिए, अब रिलेट कर पाओगे आप कि क्यों वो वैल्यू याद होने से एक नया विजन मिल जाता है। आओ, ये बोलता है कि 1 साल में आपकी, 1 साल की बात करें, सपोज आपकी जो रेट है वो 20% होती पर एनम, 1 साल का 20% होता, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, जो इफेक्टिव रेट है वो देखते, ये इफेक्टिव रेट देखते, तो पहले 3 क्वार्टरली बात करें तो पहले 3 महीने की इफेक्टिव रेट 5% की होती। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो कोई कंपाउंडिंग हुई नहीं है, और जब तक कोई कंपाउंडिंग नहीं होती तो हमारी इफेक्टिव रेट सेम रहती है, ठीक है। फिर ये एक कंपाउंडिंग हो गई, तो यहाँ पे 10.25% हो गया, ठीक है। फिर ये आया तो ये 15.7625 हो गया, और ये जब 1 साल की बना तो 21.55% हो गया, ये, ठीक है ना। तो यदि हमारी इफेक्टिव रेट की बात करें तो 9 महीने ये हो गए ना, ये 3 पार्ट हो गए, ये 9 महीने, ठीक है। तो जो 20% था, आर्ग्यूमेंट समझना अब आप, ठीक है। तो यदि 1 साल बाद 20% मिलता तो 9 महीने बाद 15 इसके 3 हिस्से और उससे थोड़ा सा ज्यादा ये वैल्यू मिल जाती है हमें, ठीक है। लेकिन हमें तो 70-72% मिल रहा है, तो वो 70-72% इनमें से केवल ये वैल्यू है जो दे सकती है 80%, 50% है ये। 1 साल की बात करते तब 50 मिलता, लेकिन 9 महीने हैं, 1 साल नहीं हुआ है, तो ये कभी भी 50% से ज्यादा वैल्यू दे ही नहीं सकता। समझ में आई बात, ना 32 दे सकता है, ये जो वैल्यू रहेगी ना, ये 9 मंथ वाली, ये तो हमेशा इससे कम ही रहेगी, 50 से कम रहेगी, 32 से कम रहेगी और 80 से कम रहेगी। अब एक चीज और क्या करोगे आप, इस 32 के लिए ये
4 वैल्यूज बनाओगे, 50 के लिए 4 वैल्यूज बनाओगे, ये आपका होमवर्क है। बाकी 20 और 80 इनके लिए और 10 के लिए मैं भी बनाता हूँ दोबारा, ठीक है ना। इन दोनों के लिए आप बना के देखोगे। ये बना के देखने से क्या फायदा होगा? बना के देखने से ये फायदा होगा कि आप वास्तव में समझ पाओगे कि क्या असर हो रहा है, एक चीज। दूसरा, आपको जब क्वेश्चंस आएंगे तब आप ये जो मेथड है, जो थॉट प्रोसेस मैं बता रहा हूं, ये तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपने यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है। अदरवाइज वहां क्या होगा, वही रटे रटे फॉर्मूले याद आएंगे। समझ रहे हो? ये अप्रोच याद ही नहीं आनी है यदि आप इनको घर पे अच्छे से अप्लाई नहीं करते। अब देखते हैं, ठीक है। पहले मैं 2 साल के लिए बना रहा हूं, फिर 1 साल के लिए देखते हैं, ठीक है। 2 साल के लिए 10% है पर एनम, तो 2 साल के लिए जो इफेक्टिव रेट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 21%, ठीक है ना। वो 21% हो जाएगी 2 ईयर्स के लिए। और यदि ये 6 मंथ्स के लिए होता, ठीक है ना, 6 मंथ्स के लिए होता, तो ये वैल्यू क्या बनती? इसका हाफ हो जाता 5, ये 6 महीने की बात कर रहे हैं अपन। तो ये जो कंपाउंडिंग होती, ये 10.25, ये वैल्यू याद हो जाएंगी, 15.7625 और ये 21.55। ये 1 साल के लिए होता, ये 1.5 साल के लिए, ये 2 साल के लिए। और यदि वो ये बोलता कि हम ईयरली बात कर रहे हैं, 1 साल की बात करते हैं, ठीक है, और उसमें क्वार्टरली हो रहा है, कंपाउंडिंग क्वार्टरली है, तो ये हमें कितना मिलता? 1 साल के लिए 10, ठीक है ना, 1 साल के लिए 10% मिलता, या 20 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब 1 साल की बात करें तो एक, फिर क्या होगा कि इसको 1 साल के लिए 4 पार्ट क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि यदि 1 साल के लिए 10 है तो फिर वो पार्ट 2.5 बनेंगे, वो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, उस पर नहीं जाना है। तो एक पॉइंट तो ये समझ में आया, ये वैल्यू याद होगी। दूसरा देखते हैं, यदि पर एनम 20% रेट है, ठीक है ना, 20% है, इसको समझना। 1 साल की जो रेट है वो 20% है और 2 साल के लिए हम फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो 2 साल के लिए जो इफेक्टिव रेट है वो कितनी हो जाएगी? 44% हो जाएगी, 44%। क्लियर है पॉइंट? 44%। अब यदि कंपाउंडिंग, हमारी जो कंपाउंडिंग है वो 6 मंथ्स पे होने लग जाए, कंपाउंडिंग 6 मंथ्स पे होने लग जाए, तो ये जो रेट है ये 10% पे आ जाएगी, इसका हाफ कर देंगे 20 का, तो ये 10 पहले में, दूसरे में 10 और 10 21, तीसरे में 21 के साथ 10 लगा दूं 33.1, ये कर चुके हैं अपन 33.1, ठीक है ना। और ये यहाँ पे 21 और 21 इनका, इनकी कंपाउंडिंग लगा देंगे, ठीक है ना। 21 देखो ये कैसे लगाएंगे, 1 साल 2 पार्ट हो गए, इनका इफेक्टिव 21 है और इसका भी इफेक्टिव 21 है, तो इसकी कंपाउंडिंग कर दें तो ये हो जाएगा 21 और 21 42 प्लस है 21 का स्क्वायर 441, तो 4.41, तो ये हो जाएगा 46.41। वहां पे हम क्या देखा हमने कि 2 साल की बात कर रहे हैं, पर एनम की जो रेट है वो 20% है 1 साल की, तो 2 साल की इफेक्टिव वो तो 44 बनेगा। कब? जब पर पर एनम ईयरली हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कंपाउंडिंग ईयरली है। लेकिन यदि हम कंपाउंडिंग हाफ ईयरली कर देते हैं, 6 महीने की कर देते हैं, तो वही रेट इफेक्टिवली कितनी होगी? 46.41 होगी। और यदि ये साधारण ब्याज होता तो 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट होता, तो 2 साल के लिए जो इफेक्टिव रेट होती वो कितनी होती? 40% होती। क्लियर है ना? साधारण ब्याज में 40, कंपाउंड इंटरेस्ट में 44 और कंपाउंडिंग हाफ ईयरली में 46.41। ये वैल्यू तो याद हो जानी चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब यदि हम ऐसा करते, 1 साल की बात करते, ठीक है ना, 1 साल की बात करते, तो जो इफेक्टिव रेट है वो कितनी होती? 20% होती 1 साल की,
1 साल की, और क्वार्टरली कर रहे हैं अपन कंपाउंडिंग, तो ये 5 हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये वही केस बन गया जो अभी हमने देखा था, ये 5, ये 10.25, ये 15.7625 और ये 21.5%, ये क्वार्टरली बन जाएगा आपका। पॉइंट क्लियर है। अब एक वैल्यू और चेक कर लेते अपन 40% के लिए, ठीक है। यानी क्या बोल रहे हैं कि आपकी जो रेट है ये 40% है, ठीक है। 40% 1 साल के लिए, तो 1 साल का यदि 40% है तो जो इफेक्टिव रेट है वो कितनी हो जाएगी, 40 और 40 का 40 यानी 16, 96% हो जाएगी, ये 96%। क्लियर है। और दो, इसको यदि हाफ ईयरली कंपाउंड करेंगे, यदि ये साधारण ब्याज होता, ध्यान से देखोगे तो 2 साल में 80% मिलता, 2 साल में 80% ही मिलता, सिंपल इंटरेस्ट होता। कंपाउंडिंग है, कंपाउंड इंटरेस्ट है पर एनम, तो 96% हो गया। और यदि ये वैल्यू अब कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है, ठीक है ना, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी वो भी देख लेते हैं। ये बनेगा 20, ठीक है। इनको चेक कर लेते हैं। तो यहां से देखो 20, ये वैल्यू 20 ही रहेगी, फिर ये 20 और 20 का कंपाउंडिंग 44, फिर 44 और 20 की कंपाउंडिंग करनी है, तो 64, ये दोनों जोड़ दिए, प्लस है इसका 44 का 20 यानी 8.8, ये 8.8 और जोड़ देते हैं, तो 72.8% हो गया ये, ठीक है ना, ये 72.8%। याद रखोगे भी ये वैल्यूज, ठीक है। इतनी बार अप्लाई करना है कि याद हो जाए। और फिर ये वैल्यू अब 72.8 को अगेन 20 के साथ कंपाउंडिंग करनी है, तो जो सक्सेसिव है वो अपन ऐसे भी देख सकते थे, 44 और ये 44, इन दोनों के सक्सेसिव लगा देते हैं, तो 44 प्लस 44 88, ठीक है, प्लस 44 का 44% यानी 44 का स्क्वायर 1936, 1936, तो 19.36, 19.36, तो ये जोड़ दो 107.36, 20 होता तो 108 हो जाता, ये इफेक्टिव रेट आ जाएगी। ये क्लियर है पॉइंट। अब यदि ये बोलता कि 1 साल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, 1 साल की बात कर रहे हैं, 1 साल, और जो रेट है 1 साल की वो 80% है ना, वो ध्यान से देखोगे, वो 1 साल की जो रेट है वो 80% है, लेकिन कंपाउंडिंग क्वार्टरली है, आप क्वार्टरली कंपाउंड कर रहे हो, ठीक है, तब भी तो वही बात बनेगी। देखो ये 20 वाली वैल्यूज आएंगी, 20 ये वैल्यूज आएंगी 1 साल के लिए, यदि आपने कंपाउंडिंग क्वार्टरली कर ली है, तो ये वैल्यू बोलो 20 है, ये वैल्यू यहाँ से 44 है, ये वैल्यू 72.8 है, और ये 107.36 है। क्लियर है। अब क्या ये समझ में आ गया कि 1 साल में जो रेट बननी थी, ठीक है, वो रेट बन रही है 80% 1 साल की। यदि कंपाउंडिंग क्वार्टरली है, तो जो 9 महीने का टाइम है, इस 9 मंथ्स में, इन 9 मंथ्स में जो इफेक्टिव रेट आई है वो 72.8% है, 72.8%। अब ये जो 72.8% है, ये इधर चलते हैं दोबारा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखना, ये जो वैल्यू है ये, ठीक है, ये पूरा पूरा 72.8% है, ये चेक कर लेना। अब समझ में आया बात। यदि आप, और ये अब एक चीज और समझना, इसके लिए आपको ये याद होना जरूरी नहीं था, समझ रहे हो। ऐसे तो फिर क्या होगा कि कल को वो यहाँ पे सपोज हमारा कोई आंसर आएगा वो 90 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, तो ऐसा थोड़ी कि हम सारी वैल्यूज ही याद करके रट के बैठे रहेंगे, नहीं। कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये है कि जैसे ही हमने ये देखा कि 3200 पे हमें 70-72% के आसपास इंटरेस्ट मिल रहा है, 1 साल के लिए होता तो कोई रेट होती, वो रेट हमें फाइंड करनी है, लेकिन कंपाउंडिंग क्या है, क्वार्टरली है, और 3 क्वार्टर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, 3 क्वार्टर्स की बात हो रही है, तो और वो 3 क्वार्टर में 72.8% आ रहा है, तो वो कैसे पॉसिबल होगा, इसका मतलब जो एक्चुअल रेट है वो 72.8 से थोड़ी ज्यादा है, ठीक है ना। अब इनकी आप जो कंपाउंडिंग देख लेते हैं, इसकी
9 मंथ्स की कंपाउंडिंग कितनी थी? 15.7625% ये थी। ये 9 मंथ्स के लिए क्वार्टरली कंपाउंडिंग, इसकी भी आप लिखोगे, इसकी लिखोगे, और इसकी भी हमने देख चुके हैं, इसकी देख चुके हैं अपन, 72.8% है ये। तो यहां से ये चीज समझ में आ जानी चाहिए थी। अब समझ में आया, अब इस बात को क्लियर हो गया कि क्यों मैं वो 5-5% की 4 रेट बना रहा था। समझ रहे हो? और ये तो बहुत छोटी एप्लीकेशंस हैं यार, ये तो बहुत छोटी एप्लीकेशंस हैं। जब हम सेकंड थर्ड राउंड में टफ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना, और जब मैं आर्गुमेंट्स दूंगा, जब हम थॉट प्रोसेस पे चलेंगे, तब आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। इसीलिए मैं इन पे इतना वर्क करवा रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप इन वैल्यूज को जहां तक हो उसके 2-5 वैल्यूज जो बार बार काम में आ रही हैं, वो याद रखने की कोशिश करना। ठीक है?